अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम हब पावर लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी का फ्यूचर मुझे कैसा नज़र आ रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस को भी हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में हम इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स को भी थोड़ा सा टच करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। BYD और हबको ने पाकिस्तान में एक जॉइंट वेंचर किया 50-50% का। BYD जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी पाकिस्तान में भी सेल करने लग गया है, लेकिन अभी तक ये जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में सेल कर रहा है वो सारी की सारी इंपोर्टेड है। मतलब कि चाइनीज़ माल वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, चाइना से पाकिस्तान, और देन पाकिस्तान में गाड़ियाँ सेल कर दी जाती हैं। अब अगर आप रिसेंट क्राइसिस को देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में आसमानों पे पहुंच गई थी, उसकी वजह से भी लोगों में एक ट्रेंड आया है, एक रुझान आया है कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, और लोग जो है अब इस ट्रेंड को फॉलो भी करने लग गए हैं। तो बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज का, हब पावर मोटर्स का और देन साथ में एक चाइनीज फर्म है मेगा मोटर कंपनीज। इन दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर किया और 50-50% की कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान में अपनी ईवीज लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर हम BYD की वर्ल्ड वाइड सेल देखें ना, कि 2025 में तकरीबन इनकी सेल 2.4 मिलियन प्लस की सेल्स रही, तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की सेल्स है। और मज़े की बात यह है कि 2026 के मिड तक इनकी जो सेल्स हैं वो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें या मार्केट शेयर देखें, वो इनका 14.2% पे पहुंच गया है। 2025 में इनका जो वर्ल्ड वाइड ईवीज में मार्केट शेयर था वो तकरीबन 10% या फिर 8 to 10% पे था, लेकिन अभी वही इनका मार्केट शेयर स्लो इंक्रीज हो रहा है और मार्केट शेयर तकरीबन इनका 14% प्लस पे पहुंच गया है। अब अगर आप ये देखें कि जो BYD की और देन हब पावर की जो पाकिस्तान में मार्केट शेयर बनता है ईवीज में, वो तकरीबन बनता है 2026 में 30 से 35%। मतलब कि 30 से 35% की ईवीज जो है वो BYD की पाकिस्तान में सेल हो रही है, जिसका डायरेक्ट फायदा किसे हो रहा है? हब पावर कंपनी को भी फायदा हो रहा है। आगे चलते हैं जी। अब पहले सारी की सारी कार्स इनकी इंपोर्टेड थी, मतलब कि इंपोर्टेड कार ये चाइना से पाकिस्तान में लाते, यहाँ पे सेल करते और देन उसका जो प्रॉफिट होता वो हब पावर को भी मिल जाता और BYD को भी मिल जाता। लेकिन अभी ये पाकिस्तान में अपना एक प्लांट जो है वो लगाने वाले हैं, अभी अपनी प्रोडक्शन की जो है ग्रोथ की तरफ जाने वाले हैं। तो बहरहाल अभी इनका जो एक प्लांट जो है वो कारों में लग रहा है सिंध में, और तकरीबन वो 25,000 ईयरली गाड़ियां प्रोड्यूस करेगा। 25,000 यूनिट, जो कि थोड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत हैवी किस्म की क्वांटिटी है। और ये तकरीबन 73 एकड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा BYD का, जिसमें हब पावर का मेजर और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अब ये सारी की सारी गाड़ियां इस प्लांट में लोकली प्रोड्यूस होंगी, मतलब कि गाड़ियां इन्हें सस्तियां भी पड़ेंगी, कास्ट भी कम हो जाएगी, और देन जब ये सेल करेंगे गाड़ी तो इन्हें प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखें BYD की जो कुछ कार चल रही हैं, आल्टो 2 चल रही है, आल्टो 3 चल रही है, देन सील है, सीलियन 7 है, देन शार्क 6 जो इनका टैंक है बेसिकली डाला टाइप, वो आजकल बड़ा मशहूर हुआ पड़ा है और उसकी हज़ारों सेल जो हैं अभी तक पाकिस्तान में एडवांस में बुकिंग भी हो चुकी है। अभी तक वो मार्केट में तो नहीं आया, लेकिन उसकी सेल्स ऑलरेडी आसमानों पे पहुंच चुकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि BYD की वेबसाइट से इनकी ये कार्स और उनकी प्राइसेस भी आपको दिखा दूंगा। अब हबको जो है बेसिकली पाकिस्तान में चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहा है, ईवीज के चार्जिंग पॉइंट। अब हबको के साथ और कौन शामिल है? PSO। हबको और PSO दोनों मिलके हमारी जो मोटरवेज वगैरह हैं इस्लामाबाद, कराची और देन जो बाकी एरियाज पे बड़े सिटीज़ के साथ जो भी मोटरवेज अटैच हो रही हैं, वहाँ पे जो पेट्रोल पंप आते हैं स्पेशली, वहाँ पे जो है ईवीज के चार्जिंग पॉइंट वगैरह वो PSO और हबको दोनों मिलके लगाएंगे। इसका भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अब अगर आप देखें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में भी ये काफ़ी ज़्यादा अपने ईवीज के जो है वो चार्जिंग की फैसिलिटी अभी जो है ये इंस्टॉल कर रही हैं, और ये भी फ्यूचर में इसका भी बेनिफिट किसे होगा? हबको को होगा, और साथ में PSO को भी कुछ ना कुछ जो है इसमें से बेनिफिट होगा। अब हबको आपका जो है एक तो सर्कुलर डेट की जद में भी आ जाता है,
वो सर्कुलर डेट वाले थोड़े से क्राइसिस इनके अभी तक स्टिल चल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि इतने जल्दी जो है इनके खत्म होने वाले हैं। इनके एक दो प्लांट्स गवर्नमेंट की तरफ से आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट से खत्म भी किए गए थे, लेकिन स्टिल अभी तक भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो पावर प्रोड्यूसर है। अब अगर आप देखें इनकी टोटल, अगर आप देखें कि पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तकरीबन 2200 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है, जो कि पाकिस्तान की जो भी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल प्रोडक्शन है उसका 8% बन रहा है। मतलब कि 8% हैवी किस्म की जो है वो परसेंटेज होती है। तो हैवी किस्म की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जो है आपके हबको वाले स्टिल पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर आप देखें इनका एक प्लांट जो है वो 1200 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, एक तकरीबन जो है 1300 मेगावाट जो कि कोल बेस्ड है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा इनका जो कि थल नोवा के नाम से है 330 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, एक और इनका नारोवाल में प्लांट है जो कि तकरीबन 220 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, एक और इनका है लारेब एनर्जी प्लांट के नाम से, वो तकरीबन जो है 90 मेगावाट जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि ईवीज में तो ये एंटर हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले हबको किस सेक्टर में आता था, पावर के सेक्टर में आता था, पावर जनरेशन के सेक्टर में आता था। और हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईपीपीएस की कंपनी भी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इनके बेशक कैंसिल हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम जरा इसकी ईपीएस देखें तो 2025 में इनकी ईपीएस रही 35, 2034 में इनकी ईपीएस 50 से थोड़ी पॉजिटिव थी। अब जब इनके प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट कुछ खत्म हुए आईपीपीएस के, तब इन्हें थोड़ा सा मसला वहां पे थोड़े से क्राइसिस पेश आया, ईपीएस इनकी डाउन हुई, डिविडेंड थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन इसके बावजूद 2025 में हबको ने तकरीबन जो है 15 रुपए का डिविडेंड दिया, और 2026 के अभी तक 3 क्वार्टर हो चुके हैं, और 3 क्वार्टर की ईपीएस इनकी तकरीबन बन रही है 25 के करीब, 25 प्लस की बन रही है, और हर क्वार्टर में ये 5-5 रुपए का डिविडेंड भी दे चुके हैं। मतलब कि 15 रुपए का डिविडेंड ये अभी तक 3 क्वार्टर में दे चुके हैं, और अभी इसके चौथे क्वार्टर के रिजल्ट आना भी बाकी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि चौथे क्वार्टर में ये कुछ ना कुछ डिविडेंड हमें दे सकता है। ऑलमोस्ट अगेन चौथे क्वार्टर में एक्सपेक्टेड होगा कि 5 RS का, मतलब कि 50% का डिविडेंड दे सकता है। तो 2026 का हमारा जो डिविडेंड बन जाएगा वो तकरीबन 20 RS पर शेयर का डिविडेंड बन जाएगा। अब हम चलते हैं जरा और कुछ इसके हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, कुछ डिविडेंड यील्ड वगैरह, कुछ इसका फ्री फ्लोट वगैरह, जो कि बेसिक चीजें हैं वो हम लोग जरा चेक कर लेते हैं, वो चीजें हमें क्या कहती हैं। तो चलें जी, चलते हैं जरा स्क्रीन पे, और बाकी चीजें हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पे देख सकें। चलें जी, अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो तकरीबन कंपनी की चल रही है 231 के राउंड अबाउट। अब आप इसकी बाकी वैल्यूज देख सकते हैं। मार्केट कैप तकरीबन 300 बिलियन का है, एवरेज वॉल्यूम है। देन आप नीचे आ जाएं, पेड अप कैपिटल चेक करें, फ्री फ्लोट चेक करें। फ्री फ्लोट तकरीबन 75% का, और मजे की बात यह है कि इसकी बीटा वैल्यू 1.11 बन रही है। मतलब कि शेयर आपका फास्ट मूविंग है, एक से जितनी कम आपकी बीटा वैल्यू होती है शेयर आपका उतना स्लो होता है। फेस वैल्यू भी आपकी तकरीबन जो है वो 10 की ही है। आगे चलते हैं और मजीद देखते हैं कि लेटेस्ट ईपीएस इनकी तकरीबन 3 क्वार्टर की 25.49 की हो चुकी है। बाकी इसका जरा आप लास्ट एनुअल ईपीएस देखें 35.56, मतलब कि पिछले साल की निस्बत ईपीएस थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है इस साल में। इसकी पी रेशियो चेक करें तो तकरीबन 6.50 की इसकी पी रेशियो बन रही है, जो कि मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक मजीद भी इंक्रीज हो सकती है। अब आप जरा इसकी अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें, वो भी आपकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। 2024 में बहुत आउटस्टैंडिंग थी, 2025 में मार पड़ने की मेन वजह यह है कि आईपीपीएस के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए गए थे। 2022, 2023, 2024 और 2025 में ये आपकी सारा कंपैरिजन मौजूद है इंडेक्स के साथ का, वो आप लोग यहाँ पे बेशक जो है कंपेयर कर सकते हैं। मजीदन कुछ रेशोज आ जाती हैं। कंपनी की बुक वैल्यू 190 है, ठीक है। जो भी कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही होती है वो हमेशा अपनी बुक वैल्यू से ऊपर मूव कर रही होती है, और अच्छी खासी ऊपर मूव कर रही होती है, लेकिन स्टिल मुझे हब पावर जो है वो अंडर वैल्यू नजर आ रहा है। और नीचे देन तीसरे क्वार्टर तक इनकी जो बुक वैल्यू बन रही है वो तकरीबन 210 की बन रही है, जो कि मजीद भी इंक्रीज हो सकती है, एक्सपेक्टेड है बहरहाल ये 210 तक जा सकती है। देन मजीद कुछ रेशियोज यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनका भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, इन सब का आप एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो कि 15 रुपए पर शेयर का था, और लास्ट क्वार्टर का डिविडेंड आपका तकरीबन जो है
5RS बन रहा है। मजीद यहाँ पे कुछ रेशोज मौजूद हैं और इसकी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी ऊपर कहीं दी होगी, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। डिविडेंड यील्ड भी इसकी 10% के करीब ही होगी। 9 से 10% बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो यील्ड होती है। अब आप इनकी सेल्स पर शेयर देखें, वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। वो मैंने आपको रीजन इसका पहले बता दिया है कि किस रीजन की वजह से सेल्स इनकी डिक्लाइन हुई है। देन मजीद इसकी कुछ रेशोज हैं जो कि आप खुद भी SCS ट्रेड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीजें ऑलमोस्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और मसला सिर्फ एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि मसला यह है कि सर्कुलर डेट जो है वो इन पे स्लो करके बढ़ता जा रहा है। फंडामेंटल सारे मुझे ओके लग रहे हैं इसके। अभी हम जरा चलते हैं और हब्को का हम एक दफा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि टेक्निकल्स की बेस पे हब पावर मुझे क्या कहता है। चलिए जी, मैं भी जरा इसका शेयर ओपन कर लेता हूं और जरा इसके शेयर को देखें। तकरीबन अभी ये इसका वीकली चार्ट है, मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लेता हूं। डेली चार्ट पे शेयर आपका तकरीबन मूव कर रहा है 231 पे और बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है डेली बेस पे शेयर पे। अब हम जरा इसका वीकली चार्ट ओपन करते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि इसकी प्रोडिक्शन कम से कम कहां तक हो सकती है। अभी कम से कम मेरे ख्याल से इसने 250 को क्रॉस करना है और अगर यहां से 250 ये यहां से क्रॉस कर जाता है तो देन मैं कहूंगा कि ये शेयर फ्यूचर में आपका 270 तक कम से कम जा सकता है। और अगर 270 भी क्रॉस कर गया तो फिर 300 की तरफ भी जा सकता है। अब साल में 20 रुपए का डिविडेंड बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का डिविडेंड है और जैसे जैसे BYD की सेल्स पाकिस्तान में इंक्रीज होंगी, हब्को का शेयर आपका स्लो करके ग्रोथ करेगा। अभी तक ये आपका एक बुलिश जो है वो पैटर्न चल रहा है और एक पेनेट भी आपको यहीं पे नजर आएगा जिसका ब्रेकआउट तकरीबन 245 के राउंड अबाउट बन रहा है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन यहां से ड्रा करेंगे तो ट्रेंड लाइन अब तक एक मुकम्मल तौर पे बुल पैटर्न के अंदर चल रही है, मतलब कि कम से कम 2030 तक इसका बुल रन जो है वो कंटिन्यू मेरे ख्याल से रह सकता है। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वो ईवीज को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि ईवीज पाकिस्तान में ज्यादा हैं, स्पेशली कैपिटल में और जो पाकिस्तान के मेट्रो सिटीज हैं जैसे कि लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात और देन इस्लामाबाद को भी शामिल कर ले क्योंकि हमारा कैपिटल है, पेशावर को भी शामिल कर ले। जो बड़े सिटीज हैं वहां पे ईवीज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और गवर्नमेंट का जो बेसिकली टारगेट है हमारी स्टेट का कि 2030 तक पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा ईवीज जो है पाकिस्तान में होनी चाहिए। अब बजट में जो इनके ऊपर टैक्स लगाया गया है वो उन गाड़ियों पे लगाया गया है जो कि 20 मिलियन प्लस की हैं और BYD की शायद ही कोई एक दो गाड़ियां ऐसी होंगी जिनकी प्राइस जो है 20 मिलियन प्लस पे होगी, तो उन पे FED अप्लाई की गई है। लेकिन जो अगर कार इनकी छोटी प्राइस पे है जो कि 20 मिलियन से कम पे इनकी प्राइस है तो फिर उस पे FED आपकी अप्लाई नहीं होने वाली है। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मेरे ख्याल में हब पावर पाकिस्तान की जल्द ही एक बहुत बड़ी ग्रोइंग कंपनी बनने वाली है फ्यूचर में। अब टोयोटा के साथ मैं इंडस मोटर कंपनी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि टोयोटा इंडस मोटर कंपनी एक वेल नोन ब्रांड है और उनकी सारी की सारी फ्यूल की गाड़ियां हैं और जबकि BYD आपका ईवीज को एक्सप्लोर कर रहा है और पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट कर रहा है। मेरे ख्याल में आई होप सो कि फ्यूचर में ये शेयर आप लोगों का अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर मैं कहूं फ्यूचर में बन सकता है जिसकी प्राइस फ्यूचर में डबल भी हो सकती है। चलें जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे ही जरूर बनाऊंगा। लेकिन शर्त एक ही है कि वो कंपनी फंडामेंटल की बेस पे होनी चाहिए। जिस कंपनी की ग्रोथ आप लोगों को नजर आ रही हो मैं उसके बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताऊंगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।